नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। भारत में पहुंचे दो जहाज जो फिलहाल एलपीजी की शायद एक दिन की आवश्यकता पूरी कर दें, संपूर्ण देश की उस क्षमता के साथ भारत पहुंच चुके हैं। भारत के अंदर एलपीजी लेकर के हमारा जो शिवालिक नाम का जहाज है वो 46,000 मेट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी लेकर पर्शियन गल्फ से गुजरात के मुद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। ये इसकी तस्वीरें फिलहाल आपके सामने दिखाई जा रही हैं। यहां पर 46,000 मेट्रिक टन ऑफ एलपीजी लगभग देश की आवश्यकता के लिए जरूरत जो पड़ रही है इन दिनों, वैसे तो लगभग 50 से 55 लाख सिलेंडर पर डे की पड़ती है, लेकिन इन दिनों आवश्यकताएं ज्यादा दिखाई गई हैं। 70 लाख तक सिलेंडर पर डे जा रहे हैं। ऐसे में ये 35 लाख सिलेंडर तक भर सकता है अकेला जहाज। इसमें इतना एलपीजी भरकर लाया गया है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एलपीजी जो टैंकर है नंदा देवी, वो जामनगर जो वादीनार है वहां पर 46,500 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंच चुका है। उसकी भी न्यूज आपके सामने है। लगभग अब 90,000 से अधिक टन आपके पास एलपीजी लेकर के टैंकर्स आ चुके हैं। ये टैंकर्स आए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि ईरान के कंट्रोल वाले उस क्षेत्र से जहां ईरान की मंजूरी से जहाज ट्रांसफर हो रहे हैं। इनके आने के साथ ही सवाल उठने शुरू हुए कि शिवालिक आ गया और नंदा देवी आ गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके एक दिन की गैस की पूर्ति देश की हो गई। इस तरह से जहाजों में इतनी कैपेसिटी है। लेकिन सवाल उठने लगे कि भारत ने इन जहाजों को निकालने के लिए बदले में कुछ दिया है, और इस तरह की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मीडिया में चलने लगी कि भारत ने ईरान के साथ कुछ डील की है जिसमें भारत ईरान के जहाजों को छोड़ेगा। कौन से जहाज? हमने कौन से जहाज पकड़ रखे हैं? क्या वो नेवी के जहाज जो आए थे, जो डॉक थे, क्या हमने पकड़ रखे हैं? नहीं। आज के सेशन में डिटेल में इस विषय पर जिक्र होगा। नंबर दूसरा, इस पूरी कहानी में इंडिया का ईरान के साथ क्या डील हुआ है, क्या हमने इस तरह की बात की भी है या नहीं की है, उसको तो जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि हेडलाइन बनती है कि भारत ने इसके बदले कुछ दिया है। ईरान और इंडिया की डिप्लोमेसी पर भारत सरकार का क्या से है उसको तो पहचानेंगे ही, लेकिन ट्रंप ने दुनिया के बारे में क्या कहा है? मतलब वो देश जो कभी नाटो के सहयोगी थे, जिन्होंने एक एक करके नाटो ना कर दिया है कि नहीं सर हम आपके साथ नहीं हैं, उन्हें धमकाने के लिए इन्होंने कौन सी तकनीक अपनाई है? क्या अमेरिका अब नाटो सहयोगियों का साथ छोड़ देगा? क्या उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए अकेला छोड़ देगा? यूक्रेन का साथ छोड़ देगा? जर्मनी, फ्रांस, इन सबको छोड़कर निकल लेगा, या कोई और स्ट्रेटेजी होगी? सारी बातें आज के सेशन में जिक्र की जाएंगी। लेकिन हाँ, कल हमने आप सभी को आने वाले इस रविवार को सुबह 11 बजे की एक वेबिनार जो फ्री ऑफ कॉस्ट आयोजित कराई जा रही है उसका प्रमोशन किया था, जानकारी दी थी कि जाइए और वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमने अनाउंसमेंट किया और वेबिनार के लिए जितनी भी कम्युनिटी बनाई गई हमने, वो सारी की सारी फिल होती चली गई, और आपका नंबर शायद किसी ना किसी कम्युनिटी में आया होगा। कम्युनिटीज जो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है ज्वाइन करने का, वो हमने अभी भी आपके लिए रखा हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। इस वेबिनार का उद्देश्य आपको एआई के यूजेस सिखाना, एआई से कैसे साइड इनकम जनरेट की जा सकती है, काम में आप कैसे एआई को यूज ले सकते हैं, कई ऐसे अच्छे एप्लीकेशन जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, उनको एक वेबिनार में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इसमें जिस तरह से हमारे साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा प्रबंधन दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा पेशेंस रखें आप ज्वाइन करते समय। बीच में कल खूब सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट इस बात के लिए थे कि सर कम्युनिटी फुल हो गई, हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो रात को जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उस समय टीम सक्रिय नहीं होती और वो चीज छूट जाती है। हमने अर्ली मॉर्निंग वो व्यवस्था कर दी थी, आप पुनः ट्राई कर सकते थे। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक अभी भी कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर के वहां से अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने कल नहीं किया दोबारा जाके मत कर लेना, जिन्होंने कर लिया है वो छोड़ दीजिएगा। चलिए, तो फिलहाल के लिए आज अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ लड़ते हुए 8वां दिन है, और 18वें दिन के अंदर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $153 प्रति बैरल को पार कर गई हैं। तेल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए तेल महंगा हो रहा है, क्योंकि दुनिया की सप्लाई चेन बाधित हो गई है। 20% दुनिया का जो तेल जहां से सप्लाई होता था वो जब बाधित हुआ है, तो उसकी वजह से तेल की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। इसी बीच में जब हेडलाइन शिवालिक और नंदा देवी की बनी कि एलपीजी लेकर, क्योंकि तेल से ज्यादा न्यूज भारत में एलपीजी की बनना शुरू हुई थी, क्योंकि तेल के लिए तो कहा गया था कि 70-75 दिन का स्टॉक है हमारे पास, एलपीजी के बारे में था कि 8-10 दिन का ही स्टॉक है हमारे पास। ऐसे में जब यह खबर बनकर आती है कि शिवालिक और नंदा देवी जैसे जहाज भारत के अंदर एलपीजी सप्लाई के लिए आ चुके हैं, तो यह खबर देश में एक सेलिब्रेशन की तरह और भारत की कूटनीति की जीत की तरह देखी गई। ईरान जहां से जहाज निकलना बड़ा मुश्किल है, वहां पर इन्होंने एलपीजी, इतना सारा एलपीजी एक जहाज में भर करके जो भारत पहुंचा, मतलब अपने आप में देश की आवश्यकता की पूर्ति केवल 2 जहाज ट्रक से हो, 2 जहाज के एलपीजी से हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब एक दिन का पूरा आवश्यकता ही पूरी कर सकते हैं, इतना तेल लेकर के मतलब एलपीजी लेकर के ये जहाज पहुंचे हैं। ठीक है साहब, ये न्यूज बनती है, इसके ऊपर जानकारी बाहर आती है, और फिर एक जानकारी बाहर आती है कि अभी और भी आने वाले समय में हमारे क्रूड ऑयल के टैंकर्स आ रहे हैं, जिनमें से जग लाड़की नाम का जो हमारा जहाज है, जिसमें 81,000 टन क्रूड ऑयल है, वो भी अब इस रास्ते से होकर आ रहा है। तो पहले 2 जहाज आए, पहुंच चुके हैं, निकले थे, अब वो पहुंच चुके हैं। अब एक और जहाज निकल रहा है वहां से, और वो भारत पहुंचेगा, उसमें 81,000 टन क्रूड ऑयल है। तो ये भारत की एक तरीके की तारीफ हुई कि साहब इंडिया ने सिक्योर तरीके से उस क्षेत्र में जहां से दुनिया का कोई जहाज नहीं निकल पा रहा है, अपने जहाज निकाल लिए। एक न्यूज और निकल कर आई कि भारत ने अपने लड़ाकू जहाज भी वहां भेज रखे हैं, यानी कि भारत की जो नेवी है उसने जहाजों को गल्फ ऑफ आदेन में खड़ा कर रखा है।
एक बार के लिए खबर बनने लगी कि अमेरिका कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजो, तो क्या भारत इसलिए भेज दिया? तो इसका पीछे तर्क निकल कर आया कि नहीं साहब, भारत ने कहीं पायरेट्स इन जहाजों को ना चुरा ले, क्योंकि अब तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और पायरेट्स जितने भी हैं, मतलब समुद्री लुटेरे जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, सोमालिया के अंदर, यहां पर पाए जाते हैं, जिबूती के अंदर पाए जाते हैं, वो जहाजों को हाईजैक करके भी ले जा सकते हैं। ऐसे में हमने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन तीन नेवी के जहाजों को गल्फ ऑफ आदेन के पास से लेकर तैनात किया हुआ है, जो सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये इस समय जो एकदम काला सोना बनकर बैठी हुई गैस और क्रूड ऑयल है, इसको भारत तक सुनिश्चित तरीके से पहुंचाया जा सके। ठीक है साहब, अब सवाल के अंदर जब चीजें एंट्री करते गए तो एक खबर और ब्रेक होती है कल, और वो ये कि इंडिया ने अपने जहाजों को सुरक्षित मंगाने के लिए, ये रॉयटर पर एक्सक्लूसिव हुआ, और कहा कि इसके लिए भारत ने मतलब ईरान के साथ कुछ डील की थी, और वो डील ये थी कि भारत ईरान के 3 जहाज जो सीज किए हुए हैं उन्हें छोड़ेगा। ये खबर जब बाहर आती है कि ईरान ने इंडिया को 3 टैंकर जो इंडिया ने कभी उसके पकड़े थे उन्हें छोड़ने की कहा है, तो ये अपने आप में एक भारत के अंदर चर्चा का विषय बन जाता है कि इसका मतलब भारत ने एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात करी कि ईरान वालों तुम हमारा जहाज आने तो हम तुम्हारे जहाज छोड़ देंगे। ये खबर जब बाहर आने लगी तो फिर से बात हुई कि क्या इंडिया की कूटनीति केवल सामान के बदले सामान की ही है? सवाल सरकार से पूछे जाने शुरू हुए। लेकिन कौन से जहाज थे जो इंडिया ने पकड़े हुए थे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो असल में 17 फरवरी को एक न्यूज आई थी कि भारत ने 3 ऐसे प्रतिबंधित जहाज पकड़े जो अमेरिका ने प्रतिबंधित किए हुए थे, ईरान के जहाज। ओके, ये खबर बनकर के आने लगी थी कि ऑयल टैंकर्स भारत ने पकड़े हैं ऑफ ईरान के, मतलब इस तरह से नाम आने लगा था, लिंक टू ईरान के नाम से आने लगा था। ओके साहब, इन जहाजों के नाम थे स्टेलर रूबी, असफाल्ट स्टार और अल जफरिया। ये 3 जहाज थे जो कि तेल ले जाने का काम कर रहे थे। कहां से कहां ले जा रहे थे? तो बोले ये एक तरह से शैडो फ्लीट थे ईरान की, ईरान का तेल ले जाकर दुनिया भर के देशों में बेच रहे थे। इसको भारत ने पकड़ लिया अमेरिका के कहने पर, और हमने अपने वाटर से जब ये गुजर रहे थे तो इन्हें पकड़ा था। ठीक है साहब, लेकिन जब फाउंडेशन ऑफ डिफेंस डेमोक्रेसीज नाम की एफडीडी संस्था ने इस बारे में जानकारी जुटाई तो पाया कि यूएई के अंदर, मतलब दुबई के अंदर एक जोगविंदर सिंह ब्रार नाम का इंडियन व्यक्ति है जो 30 टैंकर की एक फ्लीट मैनेज करता है। मतलब उसके पास 30 टैंकर हैं, जहाजों के 30 टैंकर जहाज हैं। वो इन टैंकर्स की मदद से दुनिया भर में ईरान का तेल बेचता है, क्योंकि ईरान पर तो प्रतिबंध है, ईरान का तेल बिक नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ है। तो उसने अपने जहाज पानी में उतार रखे हैं, ईरान का तेल भरता है और दुनिया भर में बेचता है। अमेरिका ने यह पकड़ लिया कि देखो ये वो जहाज है जो ईरान का तेल बेचता है। तो भारत को बोला कि आप इन 3 टैंकर्स को पकड़ो। तो भारत ने उन 3 टैंकर्स को पकड़ लिया जिस पर ईरान का फ्लैग लगा बताया गया। यह बात अमेरिका में फरवरी के अंदर काफी उठी कि साहब बढ़िया, भारत ने एक एक्शन लिया है, और यह एक्शन उसकी जो ईरान की डार्क फ्लीट है उसको पकड़ने के लिए लिया है। भारत के तटरक्षक बलों के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। यह खबर भारत में भी बड़ी बनकर खबर आई थी कि भारत ने 3 शैडो फ्लीट के टैंकर्स पकड़ लिए हैं, और यह भारत के द्वारा अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसके बाद उठाया गया एक कड़ा कदम है ईरान के खिलाफ। अच्छा, कहा गया कि ईरान अब उन्हीं टैंकर्स की रिहाई चाहता है कि आप उन्हें छोड़ो तो हम आपके लिए आपके टैंकर्स आने देंगे। ऐसा खबर निकल कर आई। खबर यह भी आई कि तेहरान ने भारत से दवाइयां भी मांगी हैं कि आप हमें दवाइयां भेजो। यह खबर भी निकलकर आना शुरू हुई। ठीक है साहब, क्या वाकई में ऐसी कुछ शर्तें थी? तो भारत सरकार ने इसका खंडन किया कि नहीं, ऐसी कोई भी शर्त भारत ने ईरान की नहीं मानी, और ना ही ईरान ने भारत के साथ ऐसी कोई शर्त रखी। भारत के साथ ऐसा कोई भी प्रकार का डील नहीं हुआ है। 3 वेसल्स की कोई भी बात नहीं हुई है। बाकायदा ईरान इन इंडिया जो है, ईरान का जो ऑफिस है, उसने भी इस बात का खंडन किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है कि हमारी कोई भी डील हुई है जिसमें हमने वेसल्स के बदले वेसल छोड़ने की बात की हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका स्पष्टीकरण दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि वो जहाज तो ईरानियन थे ही नहीं, वो जहाज तो यूएई के अंदर से ऑपरेट हो रहे थे, कोई भारतीय व्यक्ति उन्हें ऑपरेट कर रहा था। तो उसकी डील की बात आती कहां से है? तो अब हो सकता है कि भारत ने उन्हें ईरानियन माना ही नहीं। जब माना ही नहीं तो फिर ईरान के जहाज के नाम पर अगर छोड़ भी दिया उन्हें, तो वो तो भारत की कंपनी के जहाज थे, भारत ने छोड़ दिए, तो ईरान का कोई दबाव भी नहीं हुआ। जो भी है, कुल मिलाकर के हमने इसका ऑफिशियली खंडन कर दिया। लेकिन विदेश मंत्री इन दिनों यूरोप की यात्रा पर हैं, और हमेशा की तरह जब विदेश मंत्री कूटनीतिक दबाव को मैनेज कर जाते हैं तब उनकी चर्चाएं फिर से होने लगती हैं। जैसे रशिया यूक्रेन जब हो रहा था उस समय पर जयशंकर साहब के द्वारा रशियन तेल खरीदकर जब जब यूरोप की यात्राएं की गई थी तो उनसे सवाल पूछे जाते थे कि आपको क्या लगता है कि भारत तेल खरीदकर क्या इस युद्ध में लोगों की जान नहीं ले रहा है? तो तब भी जयशंकर साहब कहते थे कि भाई हम तेल खरीदते हैं तो दुनिया में तेल की कीमत स्थिर रहती है। एस जयशंकर साहब इस बार भी हैं वहां पर, तो फिर भी इनसे यही सवाल होने थे कि साहब क्या आपको नहीं लगता भारत फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आने देकर ईरान को मजबूत कर रहा है? क्या ईरान की पावर को भारत नहीं मान रहा है? क्या भारत अमेरिका के आह्वान की जगह ईरान के साथ चला गया है? क्या ये सवाल होने थे। भारत के विदेश मंत्री वहां पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पर ईरान के साथ बातचीत कर रहा हूं और उसके नतीजे हमें मिलने लगे हैं, और हमने भारतीय झंडे वाले जहाजों को गुजरने के लिए अभी कोई स्थायी समझौता नहीं किया है कि हमें ईरान को इसके बदले कुछ देना पड़े। हम अपनी तरफ से अपने काम को कर रहे हैं। आपने इस जानकारी को यहां पर साझा किया और कहा कि आप यह ना समझे कि भारत ही है जो केवल उनके साथ बातचीत कर रहा है। उनके अनुसार फ्रांस और इटली जैसे उन यूरोपीय देश भी उसमें शामिल हैं जो दोबारा शुरू होने के लिए, यानी कि हॉर्मुज के रास्ते माल वापस बाहर निकल पाए, उसके लिए तेहरान के साथ लगातार बातचीत में लगे हुए हैं। तो जयशंकर साहब ने ब्रसेल्स में इस बात को कहा, बेल्जियम की राजधानी में यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत करते समय, कि तमाम नेताओं के साथ बातचीत करते समय कहा कि आप फिर से यह मत कहिएगा हम बातचीत में लगे हैं, हम अपना तेल वहां से निकलवा के लाने में कामयाब हुए हैं, और केवल हम ही नहीं, आप में से भी बहुत सारे देश ऐसे हैं
जो ईरान के साथ बातचीत में लगे हुए हैं, तो भारत पर इसका दबाव ना बनाया जाए। ठीक है साहब, तो साहब भारत की तरफ से यहां पर बातचीत रख दी गई। लेकिन एक बड़ी बातचीत यहां पर यह हुई कि जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी रायसीना डायलॉग में आए भी थे एज ए स्पीकर, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इसके अंदर अब युद्ध विराम होना चाहिए और युद्ध विराम में भारत भूमिका निभा सकता है। मतलब यूरोप अब भारत को मध्यस्थ के रूप में देख रहा है। और वो बकायदा जयशंकर साहब का नाम उन्होंने इस बात के लिए लिया कि जब जयशंकर साहब ने इस पूरी स्थिति में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जहाज वहां से पार करवा लिए, इसका मतलब भारत अमेरिका से रशियन तेल खरीदने के लिए मनवा लिया और दूसरा ईरान से अपने जहाज निकलवा लिया। दोनों के साथ भारत पार्टी नहीं, दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे, तो भारत को मध्यस्थ बनना चाहिए इस युद्ध को रुकवाने में। कौन कह रहा है? फिनलैंड के प्रेसिडेंट के द्वारा यह बात यहां पर रखी गई। ठीक है साहब, तो जहां तक रही बात इसकी कि दुनिया कैसे ले रही है, वो हमने बता दिया। क्या भारत ने शर्तें मानी? ऐसा कोई बात नहीं था। क्या भारत ने अपने नेवी के जहाज भेजे? तो उसका जवाब यह था कि भारत अपने ऑयल टैंकर्स, गैस टैंकर्स, स्वाभाविक सी बात है ना, इतनी मेहनत से आप कूटनीति से लगाकर ला रहे हो, उधर से समुद्री लुटेरे आए और इन जहाजों पर बैठे हुए जो हमारे नाविक हैं उनको बंधक बनाकर और जहाज को मोड़ के अपनी तरफ ले जाएं, तो फिर एक अलग युद्ध लड़ना पड़ेगा साहब, हमारा जहाज छोड़ दो। तो ऐसे में भारत ने गल्फ ऑफ मतलब आदेन के अंदर अपनी तरफ से ऑपरेशन संकल्प को चलाते हुए ये तमाम कार्यों को किया हुआ है। ठीक है साहब, सुरक्षित किया हुआ है। और भारत लगातार अपने जो लोग फंसे हुए हैं इन पश्चिम एशिया के देशों में, उनको लगातार निकालने के प्रयास में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इन बातों को कहा गया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम अपने सिटीजन्स को जो ईरान के साथ बॉर्डर पर टच है, अर्मेनिया, अजरबैजान में, उन्हें निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये तो रहे तेल समाचार। अब इनके समाचार यानी ट्रंप समाचार भी जान लीजिए। ट्रंप समाचार ये है कि युद्ध का चूंकि 18वां दिन चल रहा है और अमेरिका लगभग फंस चुका है, तो ट्रंप कल अपीयर हुए थे। कल हमने जानकारी भी दी थी कि साहब ट्रंप ने खुद दुनिया भर के देशों से हेल्प मांगी है, कोई हेल्प देने नहीं आ रहा है। कल भी मैंने ये सेशन किया था कि कनाडा मना कर चुका है, नाटो कंट्रीज मना कर चुके हैं, तो ट्रंप इस बात पर प्रतिक्रिया देने बाहर आए थे। उनसे पूछा गया कि साहब क्या ये जंग एक दो हफ्ते में खत्म हो सकती है क्या? ये तमाम प्रकार के प्रश्न थे। तो उन्होंने कहा कि जल्द ही खत्म होगी, लेकिन कितना समय लगेगा ये तो नहीं पता। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इस बड़े बड़े विशेषज्ञों में से किसी ने यह नहीं सोचा था कि ईरान उन देशों पर हमला करेगा जो युद्ध में शरीक नहीं है। कुल मिलाकर के ये फिर से उन पश्चिम एशिया के देश कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन सबको उकसाने का प्रयास कर रहे थे, यूएई, सऊदी, कि तुम काहे नहीं मारते? मैंने तो युद्ध इसलिए शुरू करवाया था कि एक बार तुम लोगों पर जब गोले आके गिरने शुरू होंगे, तुम खुद की सुरक्षा के लिए ईरान को मारने निकलोगे, तुम नहीं निकल रहे। इस बात का इन्हें दुख है। ट्रंप अपनी तरफ से खूब भड़ास निकले। इनसे पूछा गया कि सर आपको लगता है कि युद्ध खत्म हो जाएगा इस हफ्ते? बोले सोचता हूं पर पता नहीं कि कब खत्म होगा। बड़ी अनसर्टेनिटी की स्थिति में थे। एक बड़ा ही बचकाना बयान दिया। इन्होंने कहा कि मैंने अपने कई फॉर्मर प्रेसिडेंट्स से बात की, उन्होंने कहा कि वाह ट्रंप, तुमने वो कर दिखाया जो हम करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अमेरिका ईरान पर गोला मारना चाहता था। मुझे तारीफ मिली। तो लोगों ने पूछा सर किसने करी? बाइडेन ने करी, बुश ने करी, क्लिंटन ने करी, ओबामा ने करी, किसने? बोले नहीं नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। तो ये खुद की मर्जी से न्यूज बनाए कि मुझे पूर्व राष्ट्रपतियों ने शाबाशी दी है, लेकिन ऐसा कुछ निकलकर नहीं आया। सवाल पूछे गए लेकिन इन सभी चीजों के अंदर मना होता गया। कोई बात नहीं साहब। इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि ओसामा बिन लादेन एक बार अमेरिका पर हमला करेगा। मुझे पता था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ये लोग वेपन बनाएंगे। ये लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, इन लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से ईरान वाले एक बड़ा चेस का गेम खेल रहे हैं। इट्स ए वेरी हाई लेवल चांस, द हाईएस्ट। आई एम डीलिंग विद वेरी स्मार्ट प्लेयर्स, दीज आर स्मार्ट पीपल, दे डोंट गेट दीज अदरवाइज। व्हेन यू डील विद सम ऑफ दीज पीपल यू नो हु यू आर डीलिंग विद। हाई लेवल इंटेलेक्ट, हाई, वेरी हाई आईक्यू पीपल। क्यों? क्योंकि इन्हें लगा था कि इतनी मार कुटाई खाने के बाद वो लोग सरेंडर करने की स्थिति में आ जाएंगे कि सर अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब आप रहने दीजिए, आपको जो करना है करने दीजिए। लेकिन उन्होंने अमेरिका को वहां घेर कर मारा जहां पानी कम था, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन्हें लगा था कि नाटो के अन्य सहयोगी इस बात के लिए आगे आएंगे कि अमेरिका युद्ध में गया है तो चलो हम चलते हैं। अमेरिका यह भूल गया था कि नाटो का जो अनुच्छेद 5 है उसके अंदर यह लिखा गया है कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो हम सब साथ आएंगे, ना कि ये कि कोई देश दूसरे देश पर हमला करने जाएगा तो हम सब साथ जाएंगे। दोनों में अंतर है। ट्रंप इस गलतफहमी में रह गए तो इन्होंने नाटो की दुहाई दे डाली और इन्होंने कहा कि दुनिया के देशों ने, नाटो के कंट्रीज ने जो इतनी कम सहयोग देकर के नाटो को सर्वाइव करा रहे हैं, अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है। मैं तो पहले कहता ही था कि एक दिन अमेरिका को यह सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि नाटो में अमेरिका औरों की मदद करता है या अमेरिका की ये लोग मदद करते हैं। मैंने दिखा दिया कि अमेरिका की कोई मदद नहीं करता। अबे हर बार तुम युद्ध करने जाते हो, कोई यूरोपियन देश युद्ध करने नहीं जाता है, हर बार तुम युद्ध में घुस जाते हो और तो और तुम उनको लूट लेते हो। खैर, इसका भाई साहब खूब गजब तरीके से मीम बना, खूब बढ़िया तरीके से इसके रील्स बने। सबसे जब ये मदद मांग रहे हैं कोई मदद नहीं दे रहा है। और तो और जेलेंस्की के नाम पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जेलेंस्की इनके मजे लेते हुए दिखाई देते हैं कि साहब रहने दो डोनाल्ड, आपकी हम कोई मदद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के अमेरिका क्यों यह काम शुरू किया, इसके अब जवाब देने की स्थिति में नहीं है। दुनिया के बहुत से युद्ध इन्होंने लड़े होंगे, चाहे इराक वॉर हो, अफगानिस्तान हो, अक्सर वहां ये जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन पहली बार ये इस मामले में भी आकर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके सीनेटर्स फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल लेकिन अभी भी अपने सर पर कफन बांधकर घूम रहा है, कह रहा है अपन तो 3 सप्ताह के लिए जंग की तैयारी में बैठे हुए हैं कि बढ़िया से युद्ध कर सकते हैं। इस पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि आप इस युद्ध का नाम एपिक फ्यूरी की जगह एपिक फियर रख लो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। और दुनिया वालों ये समझ लो कि ये गल्फ, पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी क्यों कहलाई, अरब की खाड़ी क्यों नहीं कहलाई, क्योंकि इसका कंट्रोल असल में हमारे पास है। तो यानी ईरानियंस का
जो रूल है, जो इस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का जो उनका अंदाज है, अब वो दुनिया के सामने बाकायदा बता रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि आप सीज फायर के लिए हमसे सवाल पूछते हैं, अमेरिका से पूछिए, क्योंकि हम उन्हें एक ऐसा लेसन सिखाएंगे कि वो कभी दोबारा ईरान पर हमला करने की ना सोचें। ईरान के इस तेवर से एक बात तो क्लियर है कि वो किसी भी स्थिति में सीज फायर के लिए आगे से हाथ नहीं बढ़ाएगा, फिर चाहे इनके कितने ही लीडर खत्म क्यों ना हो जाएं। आपको अभी थोड़ी देर पहले एक खबर चल रही है कि इजराइल ने इनके आईआरजीसी के हेड को मार दिया है। इनका कहना है कि तुमको जिसको मारना है मार दो, मोज़ेक सिस्टम पे सिस्टम है, जिसको मारोगे अगला आदमी तैयार है, वो अगला युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर ईरान ने लेसन सिखाने की सोच लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस बीच में जो फीफा वर्ल्ड कप होना है, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में होना है, ईरान की टीम अमेरिका जाएगी, तो ईरान वालों ने कहा हम अमेरिका नहीं भेजेंगे अपनी टीम को, मैक्सिको में मैच करा लो। ये भी चल रहा है। हमने थोड़े दिन पहले सेशन किया था, महिला फुटबॉल टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, वो वहीं रह गई थी, तो इन्होंने कहा मैक्सिको भिजवाने को हम तैयार हैं। ये थे सारे अपडेट। आपको क्या लगता है इस पूरे खेल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कमेंट में बताइए। जानकारी पसंद आई है तो साथियों से साझा करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, इस रविवार सुबह 11 बजे एक फ्री वेबिनार रखी गई है। उस फ्री वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। कम्युनिटी लगातार हमारी क्योंकि लिंक जब ज्वाइन करोगे तो आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी पर जोड़ने के लिए कहा जाएगा। आप जब उसको क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बाय एनी चांस, तो प्रतीक्षा करें, कल फिर से ट्राई कर लीजिएगा। कम्युनिटीज लगातार भरती जा रही हैं, आपको क्लास का लिंक उन कम्युनिटीज में दे दिया जाएगा। आप तब जाकर रविवार के दिन ऑटोमेटिक दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उन क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।